जब स्वायत्त हुए तो हमारे बात संसार को हम परोस सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, जी सकते हैं। ये सब साथ साथ आने लगा। फलस्वरूप इसको एक वांग्मय रूप, दस्तावेज का रूप देना शुरू किया। पहला दस्तावेज तैयार हुई मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद। मध्यस्थ दर्शन में मध्यस्थ दर्शन को 4 खंडों में, 4 अध्यायों में ध्रुवीकृत किया। पहला अध्याय का नाम दिया है मानव व्यवहार दर्शन, दूसरा अध्याय का नाम है मानव कर्म दर्शन, तीसरा अध्याय का नाम है अभ्यास दर्शन, चौथा अध्याय का नाम है अनुभव दर्शन। इस ढंग से 4 अध्याय में पूरा दर्शन को लिखा। इन दर्शन का मूल तत्व है मध्यस्थ दर्शन। मध्यस्थ दर्शन का मतलब मैं इतना ही अभी बताना चाह रहे हैं। तो अस्तित्व में समविषम मध्यस्थ शक्तियाँ अर्थात गतियाँ हैं। इसका अपने अपने ढंग की परिणाम है, जिसमें से मध्यस्थ बल और शक्ति वैभवित होना ही मानव परंपरा का अद्भुत देन है। ये इससे मैं भी चमत्कृत हुआ। अभी तक विज्ञानी, ज्ञानी, अज्ञानी कोई भी इसका गंध लग जाता है, वह चमत्कृत होते ही हैं। मेरे सम्मुख कभी जितने भी हुआ है, विज्ञान के अनुसार जो समविषम शक्तियों को मानने की जगह में है, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ बल को कोई प्रयोजन के रूप में समझना अभी तक बना नहीं है। मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ी भारी खामी रह गई, इसीलिए पुनर्विचार करने के लिए ज़रूरत आ गई, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो मध्यस्थ जीव, मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ सत्ता, मध्यस्थ जीवन, इन 4 बातों को, 4 तथ्यों को, 4 विधि से तथ्यों को समझाने का कार्य किया है। इसी का नाम है मध्यस्थ दर्शन। सह अस्तित्ववाद को जब हम स्पष्ट करने के लिए गए, वो 3 स्वरूप में, 3 शीर्षक में तैयार हुए। सह अस्तित्ववाद पहला जो बना समाधानात्मक भौतिकवाद, उसका ध्रुव बिंदु है पूरा का पूरा भौतिकता और रासायनिकता है। ये अपने में त्वा सहित व्यवस्था के रूप में प्रकाशित है। ये समग्र व्यवस्था में ये सब भागीदारी करते हैं। चैतन्य प्रकृति के साथ भी पूरक हैं, भागीदारी करते हैं, और जड़ प्रकृति के साथ भी वो भागीदारी करते हैं। इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की। इसका नाम देने के लिए मना हुआ समाधानात्मक भौतिकवाद। अभी हमारे पास जो कुछ भी वाद है वो संघर्षात्मक माने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो मैं ये इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है, अस्तित्व स्वयं में कोई झगड़ा नहीं है, द्रोह नहीं है, विद्रोह नहीं है, छीना झपटी नहीं है, ये एक दूसरे के लिए पूरक हैं, एक खुशहाली है, एक उत्सव है, निरंतर विकास है। ये बात को समझाने की कोशिश की है। जो कोशिश में वांग्मय तो वांग्मय है, किंतु आदमी आदमी से ही समझेगा मेरे अनुसार। तो वांग्मय में तो कोशिशें हो सकता है, अभी तक भी कोशिशें हुए हैं, उसी क्रम में हम भी किया है। इसमें मूल मुद्दा ये है, त्राण प्राण की बात यह है, विज्ञान सम्मत विवेक, विवेक सम्मत विज्ञान विधि से तर्क को प्रस्तुत किया है। विवेक का तात्पर्य में यह स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट किया है कि प्रयोजनों का पहचान, प्रयोजन यदि समझ में आई है, पहचान हो गई है, उसके लिए हम जो विश्लेषण को, उसका विश्लेषण हम करेंगे। प्रयोजन समझ में नहीं आता हो, हम विश्लेषण करते जाए, कौन सा दलदल में जाते हैं वो आपको भी समझ में आता है, मुझको भी समझ में आता है। विज्ञान की गति आज जहाँ आदमी जात को ले जा करके बैठाया है या धसाया है, फंसाया है, जो कुछ भी किया है, वो आप स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। तो समाधानात्मक भौतिकवाद के अनुसार जो कुछ भी अस्तित्व में भौतिक रूप में है, रासायनिक रूप में है, ये सब कोई व्यवस्था में है, ये मनुष्य की व्यवस्था में जीने के लिए प्रेरक है। ये समाधानात्मक भौतिकवाद का मतलब है।
और दूसरा मतलब यह है, समाधानात्मक भौतिकवाद में सभी एक एक दूसरे के लिए पूरक हैं, वैभव के लिए सहायक हैं और आगे की विकास के लिए एक दूसरे के साथ अंतर संबंध जुड़ी हुई है। इस ढंग से समाधान बताई गई है। दूसरा जो एक लिखा मैंने सहअस्तित्ववाद को, दूसरा प्रबंध का नाम दिया व्यवहारात्मक जनवाद। मानव जो है अस्तित्व में व्यवहार पूर्वक ही माने संतुष्ट होने की जगह है। व्यवहार मानव मानव के साथ करता है, मानव के साथ मानव का व्यवहार अपने आप में मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में स्पष्ट हो जाता है और उसको स्पष्ट करने की कोशिश की बहुत अच्छी ढंग से। उसके बाद तीसरा एक प्रबंध लिखा अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। अध्यात्म जिसको मानते रहे संसार और उसको समझाने में असमर्थ रहे, और ऐसे अध्यात्म को हम आसानी से चंद क्षणों में ही समझ सकते हैं। जैसा आप हम बैठे हैं, आप हमारे बीच में जो विस्तार दिखाई पड़ती है, इसी को विस्तार और शून्य कुछ भी कहते हैं। ये विस्तार जो आप हमारे बीच में भी ऐसे ही है, ये धरती दूसरा धरती के साथ भी वैसे ही है, एक सौरव्यूह दूसरा सौरव्यूह के बीच में भी ऐसे ही है, और एक आकाशगंगा दूसरा आकाशगंगा के बीच में भी ऐसे ही है। तो ये विस्तार सब जगह में एक सा है। इतना ज्ञान होता है। ये वस्तु व्यापक है। व्यापक वस्तु में ही एक एक वस्तु भिगा डूबा घिरा हुआ है, ये हमको समझ में आ गया। व्यापक वस्तु के बारे में कोई शंका करने की जरूरत नहीं। कितना देर लगा आप हमारे बीच में, व्यापक वस्तु है ये, इसको समझने में अपने को देर नहीं लगता। इसी को हम जो इसका अनुभव सबसे पहले आदमी को होता है, उसके बाद आपका होना अनुभव होता है। यदि ये बीच में आप हमारे बीच में ये विस्तार ना हो, आपको मैं देख ही नहीं सकता, आपका अनुभव मुझको हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए सर्वप्रथम जो कुछ भी अनुभव होता है व्यापक वस्तु ही होता है, उसके बाद एक एक वस्तु का अनुभव होता है। ये इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए कोशिश की है। ये अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का मर्मस्थल ही है। इसकी ज़रूरत के बारे में ये प्रकाश डालने की कोशिश की है। इसमें भ्रमित होने के बाद आदमी मानव जाति अपने को पहचान नहीं सकता। अस्तित्व को समझे बिना अस्तित्व का ही एक पुर्जा के रूप में जो है मानव जाति, वो अपने को कैसा समझेगा।